हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है यायावर साम्राज्य, जिसमें हमने चंगेज़ खान के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कैसे विभाजित होता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। तो चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल। चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण है 1236 से लेकर 42 तक का, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। और दूसरा चरण था 1255 से लेकर 1300 तक, जिसमें समस्त चीन, सन 1279 तक का इराक, ईरान और सीरिया तक विजय प्राप्त कर ली गई। और इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। यानी दो चरणों के अंदर जो चंगेज़ खान के बाद है, उसके वंशजों ने यहाँ पे पहले रूस का स्टेपी क्षेत्र और उसके आसपास के छोटे छोटे देशों में सफलता प्राप्त की, और उसके बाद जो चीन है वो और चीन के आसपास के जितने भी ये मुस्लिम साम्राज्य हैं, इनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त करी। तो दो चरणों में हम इसकी विजयों को बांटते हैं चंगेज़ खान के बाद में। और 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु ध्यान देने योग्य यह है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे से हट जाने से और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। और इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। यानी 1260 के बाद ये लोग पश्चिम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि ये जब यूरोप की तरफ ध्यान दे रहे तो पीछे जो उसका हंगरी, रूस का जो स्टेपी क्षेत्र था, उस पे नए नए शक्तियाँ जो है वो उदय हो रही थी, और जो है वहाँ पे दूसरी शक्तियों का वहाँ पे अधिकार हो जा रहा था। तो पहला क्या था, इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला था मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति। प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यानी अब वो लोग साम्राज्य को आगे यूरोप की तरफ बढ़ाने से ज़्यादा ये सोच रहे थे कि जो है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। और दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज़ खान के वंश की तोलुइद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगदेई वंशों को कमज़ोर कर दिया, और मोंके, जो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, और तोलुई के वंशज को तोलुइद कहा जाता है, तो उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए। परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी और अपर्याप्त सेना भेजी, जो मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। और इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोचुई और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। तो इस तरह से उनका ध्यान यूरोपीय अभियानों से हट गया, आपसी जो है आंतरिक राजनीति की वजह से। तो पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। तो सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन किस तरह से इनके होते थे, इनके बारे में हम देखेंगे। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी भी आवश्यकता होती तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज़ की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उसकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई।
इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। कैराइटो जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। यानी यहाँ पे जो चंगेज़ खान के बाद की सेना में जो सदस्य शामिल हुए थे, ये काफ़ी बड़ा संगठन बनता जा रहा था और इसमें तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग, कैराइट समुदाय के लोग जो है वो काफ़ी इस महासंघ में शामिल हो गए थे। चंगेज़ खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों को उसके महासंघ के सदस्य थे। यानी चंगेज़ खान के जो भी विभिन्न जनजाति समूह थे वो सब उसके महासंघ के सदस्य थे और उनकी पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। यानी वो उनकी पहचान को पूरी तरह से मिटा के और उन्हें केवल और केवल जो है अपने समूह के अंदर लाना चाहता था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। यानी इस तरह से इनको विभाजित करके और फिर इनके जो है वो पद ऊपर से नीचे तक बनाए गए। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयाँ एक साथ अस्तित्व में थी और चंगेज़ खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित करके उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। यानी प्राचीन जो व्यवस्था थी उसको भंग करके चंगेज़ खान ने कुछ नया यहाँ पे किया और उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। और सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों को तुमन की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल थे। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तुमन क्या है, तो तुमन जो है मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें लगभग 10,000 सैनिक होते हैं। तो इनमें क्या होता है, कबीलों और कुल सभी लोग शामिल होते हैं और उनके स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया गया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकत्रित करके इसके जनक चंगेज़ खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नोयान कहा जाता था। जो सैनिक टुकड़ियां नई चंगेज़ ने बनाई उन्हें क्या कहा जाता था, नोयान। और जो तुमन हमने देखा वो थी सबसे बड़ी सैनिक इकाई 10,000 और जो सभी मिला जुला के टुकड़ियाँ होती थी उसे नोयान कहा जाता। नोयान यानी नई सैनिक टुकड़ी, नोया से हम ऐसे याद रख सकते हैं नया, तो नोयान यानी नई सैनिक टुकड़ी। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज़ खान का साथ दिया था। चंगेज़ खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया। मंगोलों में आंडा किसे कहते थे, सगे भाई को, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज़ खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा और नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। तो इस तरह से जो है लोगों को चंगेज़ खान ने संगठित करके रखा। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजातीय वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी में चंगेज़ खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस क्या होता है? उलूस शब्द का मूल अर्थ कोई निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज़ खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा यानी उलूस निर्धारित नहीं थी। उलूस कोई निश्चित भूभाग नहीं होता था, एक बस जो एरिया होता था जिसके उसके पुत्रों के अंडर में था, उस पूरे एरिया को सम्मिलित रूप से उलूस कह दिया जाता था। जागीर हम इसको कह सकते हैं, जिसकी कोई सीमा तो नहीं थी लेकिन फिर भी इसे निश्चित कहा गया था। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्ण भ्रमण कर सकते थे। यानी जो स्टेपी क्षेत्र जोची को मिला, सबसे बड़े पुत्र जोची को, जिससे जोची वंश आगे बढ़ा, उसका जो रूसी स्टेपी प्रदेश था उसकी कोई सीमा तो नहीं थी, लेकिन
वो पश्चिम तक यानी यूरोप की तरफ इतना अधिक व्यापक था कि उसके घोड़े जहाँ तक घूम सके सब कुछ उनका ही था। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज़ खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। तो इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोय ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज़ खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ यानी तामा निर्धारित कर दी, जो कि उलूस में तैनात रहती थी। उलूस यानी उनका जो भी एरिया होता है। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद यानी किरिलताई में होता है, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। यानी जो भी परिवार के सदस्य हैं उसमें सभी की भागीदारी किरिलताई में होती थी। और जो चंगेज़ खान का सबसे उत्तराधिकारी तीसरा पुत्र था ओगोदेई, उसके पुत्र ने क्या किया, चंगेज़ खान ने ओगोदेई को जो है वो काराकोरम क्षेत्र दिया था यानी दक्षिणी चीन का क्षेत्र, लेकिन उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोय ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त कर ली। जो उनकी पैतृक मंगोल भूमि है वो किसे मिली, वो उसके सबसे छोटे पुत्र तोलो को मिली, लेकिन जो उत्तराधिकारी था उसे काराकोरम में अपनी राजधानी प्रतिस्थापित करनी पड़ी और उसे ही महान खान की उपाधि मिली। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी वंशावली दी गई है चंगेज़ खान की, तो इसको हम देखते हैं। चंगेज़ खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। यहाँ पे ये हरकारा पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट है। हरकारा पद्धति क्या है कि जिसे हम डाक व्यवस्था कह सकते हैं। घुड़सवार जो संदेशवाहक होते एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाते हैं, इसे हरकारा पद्धति कहा गया। इससे राज्य के दूर दराज स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे और इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। यानी जो हरकारा पद्धति है इसके अंदर जो उसके साम्राज्य के लोग हैं वो क्या करते थे, स्वस्थ और बलवान घोड़े ये मंगोल लोग अपने पशु समूहों से इनमें जो है 10वां हिस्सा इनको दान करते थे और ये कर के रूप में अपने पशु देते थे, जो ये पशु हरकारा पद्धति के लिए जाते थे। और इस कर को कुबकुर कर कहा जाता था। जो पशु के रूप में कर जाता था हरकारा पद्धति के अंदर, इसे कौन सा कर कहते थे, कुबकुर कर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस उगाई को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये लोग इच्छा से देते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ भी प्राप्त होते थे। चंगेज़ खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारा पद्धति, इसे याम भी कहते हैं, याम पद्धति और हरकारा पद्धति, कई बार कन्फ्यूजन में याम पूछ लिया जाता है। तो इस पद्धति में और भी सुधार लाया गया चंगेज़ खान के मृत्यु के बाद और इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी रखने में सहायता मिलती थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हरकारा पद्धति। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। तो 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में कहीं खो गई है और संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरें यानी कनात का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं शब्दावलियाँ आपको इसलिए लर्न करवा रही हूँ क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो इन शब्दावलियों के ऊपर बनते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन, कि कनात क्या है या भूमिगत नहरें को क्या कहते थे।
तो यहाँ पे क्या हुआ, भूमिगत नहरें यानी कनात का जो है वो नियमित रूप से मरम्मत नहीं हो पाया और नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए। तो ये नुकसान इनकी वजह से हुआ कि जो इनको युद्धों की वजह से कष्ट झेलने पड़े, उनकी वजह से नहरें नहीं बन पाई, मरम्मत नहीं हो पाई और उस वजह से वहाँ पे मरुस्थल फैल गया। यहाँ पे देखिए हम इस वंशावली को देखते हैं। बहुविवाहित चंगेज़ खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। यानी वैसे तो उनकी बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारी औलादें थीं, लेकिन जो उनका वंश वृक्ष दर्शाता है वो केवल उनकी खुद की जो पटरानी है, मेन उनकी पत्नी बोरते, उनके गर्भ से 4 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र जोची, जो जिसे रूसी स्टेपी प्रदेश मिला, अभी हमने पढ़ा, उसके परिवार में कोई भी सूरमा यानी प्रसिद्ध खान नहीं पैदा हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के ओगदेई वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तुलुई परिवार के हाथों में आ गई। यानी जोची का पुत्र बातु था, उसने ओगदेई के वंश को समर्थन से इनकार कर दिया। उससे क्या हुआ, जो है एक नया वंश वहाँ से विभाजन शुरू हो गया और जो तुलुई वंश है उनकी शक्ति बढ़ गई, जिससे मोंके और कुबलई के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए। और तुलुई बड़के और आरिक बोके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं होती है और घृणित नामी शूरवीर यानी खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुंडे हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। यानी जो राजा बना, जिसे हम महान खान कहते हैं, उसी के सिर पे हमें कुछ दिखेगा, बाकी सब हमें ऐसे जो है गंजे ही दिखेंगे, इनके सर टकले ही दिखते हैं। तो सबसे पहले चंगेज़ खान, महान खान, इसके सर में कुछ है। फिर इसने जो है अपने चारों पुत्र, ये देखिए, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, जिनका केवल नाम है, कोई चित्र नहीं है, समझ लीजिए उसका चित्र उपलब्ध नहीं था। इसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा जोची, चंगताई, ओगदेई और तुलुई। इसने क्या किया, मंगोलिया प्राप्त किया, जो उसकी पैतृक भूमि थी। इसको महान खान बना दिया गया, इसलिए इसके सिर पर टोपा है। तो उत्तराधिकारी कौन बना चंगेज़ का, ये ओगदेई। सबसे बड़ा पुत्र जोची, इसको रूसी क्षेत्र मिला। और चंगताई को क्या मिला, चंगताई को जो चीन के प्रदेश हैं उत्तरी दक्षिणी, और वो क्षेत्र मिले। उसके बाद सत्ता क्या हुई, ओगदेई वंश से हटकर तुलुई वंश के हाथ में आ जाती है। तुलुई वंश के हाथ में जब सत्ता आती है तो आगे इसी का वंश बढ़ता है, इसीलिए आगे किसी और का वंश बढ़ते हुए नहीं दिखाया गया है। जो तुलुई के पुत्र हैं गोमुख, ये महान खान बनते हैं। बरके, बातु, ये इसके पुत्र हैं। ये बातु इसका पुत्र है। यहाँ पे देखिए, ये तुलुई वंश की शाखा यहाँ पे जा रही है, यानी इसके ये 4 पुत्र हैं तुलुई के, आरकबोके, इलाकू, कुबलई और मोंके। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये मोंके और कुबलई खान, ये दोनों के हाथ में सत्ता आ जाती है तुलुई वंश की। और यहाँ पे ये जो पुत्र गोमुख है ओगदेई का, ये ओगदेई का पुत्र गोमुख है। वैसे तो ये महान खान बनता है अपने पिता के पैतृक राजकुमार होने की वजह से, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ पे इनकार कर दी इस वंश की सत्ता, इसलिए तुलुई वंश के हाथ में सत्ता चली जाती है। तो यहाँ पे ये जोची का पुत्र बातु और बरके 2 हो गए। चंगताई का हमें यहाँ पे कोई भी पुत्र नहीं दिखाया गया है। तो इस वृक्ष को आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से वंशावली याद हो जाएगी, और फिर इसको आप जितना थ्योरी से नहीं समझ पाए उतना इससे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या नुकसान हुआ इन युद्धों की वजह से। मरुस्थल काफ़ी फैलने लगा, और जब सैन्य अभियानों में विराम आया, यानी युद्ध जब रुके, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए। यानी चीन और यूरोप के भूभाग जो है वो जुड़ने लगे। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध भी परिपक्व हुए, यानी अब एक दूसरे के साथ व्यापार शुरू हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। यानी अब चीन से कहीं आगे व्यापार होने लगा,
पूरे विश्व में व्यापार होने लगा। और जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मंगोलों की देखरेख में ही शिखर पर पहुंचा या विकसित हुआ, यानी जिसके द्वारा रेशम का व्यापार किया जाता था, उस मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया है। वे उत्तर की ओर मंगोलिया और नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी, और सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे यानी जो पास होता है सुरक्षित यात्रा करने के लिए, जिसे फारसी में पैसा कहा गया है, हम ऐसे कह सकते हैं पासपोर्ट को पैसा कहा गया, पैसा, पैसा नहीं पैसा। और मंगोल भाषा में ज़ेरेज़ जारी कर दिए जाते थे, यानी ये हो गए उनके पास, तो ये सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। जिसे मंगोल भाषा में जो पास है या पासपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो विदेश जाने के लिए ज़रूरी होता है आज के लिए। तो हम इस तरह से इसको याद रखेंगे कि यात्रियों को विश्व में व्यापार के लिए पास जरूरी है। उस पास को फारसी में पैसा और मंगोल में ज़ेरेज़ कहते हैं। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, यानी ये लोग कर भी देते थे मंगोल शासकों को बाज नामक कर, ताकि वो उनकी सुरक्षा करें, और वे मंगोल खान की सत्ता भी इससे स्वीकार कर लेते थे। यहाँ पे देखिए हमें इस मैप में चंगेज़ खान के नेतृत्व का मंगोल साम्राज्य और 1259 के बाद का जो मंगोल अभियान और रेशम मार्ग के विकसित होने की दिशा जो है वो दिखाई गई है। मंगोलों के जो अभियान हैं, देखिए किस तरह से इन्होंने चंगेज़ के बाद अभियान किए। यहाँ से देखिए, ये काराकोरम क्षेत्र हो गया, इसके ऊपर होता है मंगोलिया, ये रूस का मॉस्को क्षेत्र, ये चंगताई साम्राज्य है जो चंगताई को मिला, ये जो ओगदेई को मिला, और ये वाला जोची को मिला। इस तरह से ये इनके साम्राज्य हैं, और ये इनके अभियान, जिनकी तरफ इनके निशान किए गए हैं एरो के, उनकी तरफ बढ़ते हुए इन्होंने जो है युद्ध किए। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। इससे आगे का वीडियो हम देखेंगे कल। तो इस मैप को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इनके जो अभियान हैं वो कहाँ कहाँ से हुए, यानी काराकोरम वालों ने कहाँ कहाँ पे गए, और यहाँ पे ये जो चंगताई है यहाँ से लेके आगे जोची तक, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।